अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं अली हमजा। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास केमिस्ट्री क्लास 11 का न्यू सिलेबस नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री क्लास 11 का नया सिलेबस सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हर टॉपिक को, हर लेक्चर को तरतीब के साथ सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलेगा शानदार किस्म का सीखने का मौका। आज का जो टॉपिक है बड़ा शानदार किस्म का है। आज मैंने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो है केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 5 आयनाइजेशन एनर्जी। आज हमारी गुफ्तगू चल रही है। हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जांचने के लिए हमारे पास दो प्रिंसिपल सोर्सेज हैं। उनमें से एक स्पेक्ट्रम था, दूसरा आयनाइजेशन एनर्जी था। स्पेक्ट्रम के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। पिछले लेक्चर में मैंने स्पेक्ट्रम को समझा दिया है और अगर आप लोगों ने स्पेक्ट्रम समझना है तो आप लिखें यूट्यूब के ऊपर लिखें स्पेक्ट्रम बाय सर अली हमजा, तो आपको सबसे पहला मेरा लेक्चर मिल जाएगा। आज का जो है हमारा टॉपिक वो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आयनाइजेशन एनर्जी से कैसे जान सकते हैं। हम कैसे जान सकते हैं किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। आज अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। आगाज करने से पहले आपको बोहर की कुछ बातें याद करनी पड़ेगी। बोहर ने क्या कहा था? बोहर ने कहा था कि अगर मेरे पास एक एटम है, उस एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट्स होते हैं, और ऑर्बिट्स कह लो, एनर्जी लेवल कह लो, और आसान कर देता हूं तो आप शेल्स कह लो। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ शेल्स होते हैं और अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और उन शेल का नंबर है शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4 एंड सो ऑन। पहले शेल जो न्यूक्लियस के पास होता है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, दूसरे शेल की एनर्जी ज्यादा है, तीसरे शेल की एनर्जी और ज्यादा है, चौथे की एनर्जी और ज्यादा है एंड सो ऑन। सारे हायर एनर्जी लेवल की जैसे ही आगे जाएंगे तो एनर्जी बढ़ती जाती है। मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रिवॉल्व करेगा, दूसरे में करेगा, तीसरे में करेगा, चौथे में करेगा, किस में करेगा? ये डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस ऑर्बिट के साथ मैच करती है। अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले ऑर्बिट के साथ मैच करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तीसरे ऑर्बिट के साथ मैच करती है तो वो तीसरे ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। यही बातें नील बोहर ने कहा था। नील बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अगर जाना चाहता है तो फिर वो एनर्जी को या गेन करेगा या लूज करेगा। सो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानना चाहते हैं तो आप हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जांच ले। किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है उस हिसाब से अंदाजा हो जाएगा कि वो किस शेल के अंदर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हम यही लेते हैं ना कि एक एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल में है, क्या तरतीब है उसकी, वही तो हम बात करते हैं ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी या किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी ऑर्बिट के अंदर या शेल के अंदर अगर हम उसको जांच लें और उसको हम जांचते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी से हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बड़े आसानी के साथ बता सकते हैं। यही टॉपिक आज हमारा, आज का टॉपिक भी हमारा यही है। आइए कुछ बातें आगाज करते हैं। आप लोगों को कुछ एग्जांपल से, कुछ स्ट्रक्चर से आप लोगों को क्लैरिफाई करता हूं और दिन आप लोगों को आगे ले चलूंगा। और मैं फिर बताता चलूं आज के लेक्चर के अंदर मैंने क्या सिखाना है। मैंने आप लोगों को मतलब इसका रिलेशनशिप सिखाना है किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन सिखानी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिखानी है। आपकी किताब पे क्विक चेक नंबर लिखा हुआ है 2.2, मैंने वो भी आपको सिखाना है और मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिकली सारी बातें सिखानी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है, ये मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन का, ये हीलियम का एटम है, ये लिथियम का है, ये बेरिलियम का है। बात हम ये करने लगे हैं कि अगर मैं कहूं कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये पहले शेल का इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर अगर बात करूं तो ये दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है, क्या मुझे बात बताएं, क्या इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपस में सेम होगी? सेम होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये पहले शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे शेल का इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। अब इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी का मतलब अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स का बेसिकली डिफरेंस किस बात का आ रहा है, वो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। कितनी एनर्जी का डिफरेंस आता है जरा वो भी देख ले। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसी ऑर्बिट के अंदर उसकी वैल्यू होती है E = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और Z की पावर 2 ओवर N की पावर 2। अब यहाँ पे हम बात करते हैं Z का मतलब प्रोटॉन नंबर, Z का मतलब एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में भी हो सकता है, एटॉमिक नंबर में भी हो सकता है 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, ETC कोई भी एटॉमिक नंबर आप ले सकते हैं।
एन की वैल्यू अगर आप लेना चाहते हैं तो मतलब किस शेल की बात करें, अगर पहले शेल की बात करें तो n इज इक्वल टू 1, अगर दूसरे शेल की बात करें तो n इज इक्वल टू 2, तीसरे शेल की बात करें n इज इक्वल टू 3 एंड 4 एंड etc। आप किसी भी शेल की बात कर सकते हैं। तो इसका मतलब पहले शेल की एनर्जी निकालने के लिए आपको n की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, तो आपकी एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। दूसरे शेल की एनर्जी निकालने के लिए आपको प्रोटॉन का यहाँ पे उस शेल का प्रोटॉन नंबर भी लिखना पड़ेगा, उस शेल के अंदर शेल का नंबर लिखना पड़ेगा, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। सो बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या चीज का डिफरेंस आया, एनर्जी का डिफरेंस आया। यही बात अगर हम यहाँ पे ऐड करते चले, यही बात अगर हम यहाँ पे ऐड करते चलें तो लिखेंगे ए मेजर डिफरेंस, ए मेजर डिफरेंस between the electrons in different types of shells, in different types of shells is energy। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन में बेसिकली डिफरेंस आता है वो किस बात का डिफरेंस आता है, वो एनर्जी का डिफरेंस आता है। क्योंकि हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या चीज़ डिफरेंट होती है, एनर्जी होती है। हम क्या कहते हैं, वी कैन इन्वेस्टिगेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एनी एटम बाय एक्सपेरिमेंटली मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन दैट ऑर्बिट। मतलब क्या, हम ना किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को फाइंड कर लें तो फिर हम उसे उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बता सकते हैं। तो मैं यहाँ बात लिखने लगा हूँ, वी कैन इन्वेस्टिगेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। अगर आप किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तरतीब बताना चाहते हैं, कैसे बताएंगे, बाय मेजरिंग, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट, बाय मेजरिंग द, आपने क्या मेजर करना है, बाय मेजरिंग द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स। आप मुख्तलिफ शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको फाइंड करें तो आप उससे आप इजीली क्या बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। और ये काम आप कर सकते हैं किस शक्ल के अंदर, आयनाइजेशन एनर्जी की फॉर्म के अंदर। दिस कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, दिस या इट कैन बी डन in the form of आयनाइजेशन एनर्जी। आप आयनाइजेशन एनर्जी की फॉर्म के अंदर ये सारा कुछ कर सकते हैं। आइए थोड़ी सी बात को समझाता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी की फॉर्म में कैसे बता सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप यूँ समझें कि मेरे पास ये करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट वाला शेल है और इसके पास ना ये एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन का एटम है। अब होता क्या है, होता ये है कि लेट्स सपोज कि इसके बाहर और भी शेल हैं एंड सो ऑन, और भी हायर शेल है एंड सो ऑन, और भी शेल है। अच्छा, अगर मैं बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता हूँ, एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से मूव करके आ जाएगा, ये यहाँ से जंप करेगा और इधर आ जाएगा। अगर मैं अगेन एनर्जी दूंगा ना तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी और देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा और ये निकल जाएगा बाहर, और ये कहाँ चला जाएगा, ये उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 जाती है, लेकिन यानी न्यूक्लियस की पहुँच से बहुत दूर चला जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस एटम ने इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। इसका मतलब ये आयन बन जाएगा, और मैंने पहले कहा ये हाइड्रोजन का एटम है, और अगर ये हाइड्रोजन का एटम है तो हाइड्रोजन ने जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है तो ये एक बन जाएगा आयन, और आपने आयन बनाने के लिए जितनी एनर्जी यहाँ पे दी है वही एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अब मैंने जो टोटल एनर्जी दी है वो कितनी है, वो है डेल्टा एच आयनाइजेशन इज इक्वल टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बात किसके लिए कर रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम के लिए आप उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो इतनी एनर्जी आप उसको दो तो वो आयन बन जाएगा। अच्छा, एक बात और गौर करें, मैंने कहा था एनर्जी के लिए उसका फार्मूला होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आगे लिखा हुआ है Z, नीचे लिखा हुआ है N। Z का मतलब प्रोटॉन का नंबर।
हाइड्रोजन के पास चूंकि एक ही प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन नंबर होगा 1 और नीचे लिखा होगा मेरे पास क्या n का मतलब पहला शेल है तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी 1। अब यार ये भी 1 है ये भी 1 है तो ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेगी। इसका मतलब जितनी एनर्जी है उतनी ही आयनाइजेशन एनर्जी है। ये किस केस में आएगा? सिर्फ हाइड्रोजन के केस में। अगर मैं आपसे कहूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि देखें हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी आपस में सेम होगी? क्या एनर्जी आपस में सेम होगी? नहीं सेम होगी। क्या इसका पहला शेल, इसके पहले शेल का इलेक्ट्रॉन, इसके पहले शेल का इलेक्ट्रॉन, इसके पहले शेल का इलेक्ट्रॉन, क्या इन सारे पहले शेल वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है? नहीं होगी। क्यों सेम नहीं होगी? जरा वो भी सुने। देखें इसका प्रोटॉन नंबर कितना है? 1, इसका प्रोटॉन नंबर कितना है? 2, इसका प्रोटॉन नंबर कितना है? 3, इसका प्रोटॉन नंबर कितना है? 4। आप चाहे नीचे n की वैल्यू 1 पुट करते जाएं, लेकिन जो ही आप प्रोटॉन का नंबर चेंज करेंगे तो सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अच्छा एनर्जी तो बदल गई सबकी। एक बात और, आपकी एनर्जी सब में बदल गई, लेकिन क्या सबकी आयनाइजेशन एनर्जी भी सेम ऐसे ही बदलेगी जैसे एनर्जी बदलती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों भला? देखिए हाइड्रोजन के एटम के अंदर ना तो शील्डिंग इफेक्ट था, ना तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन थी, और ना ही इसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कोई रोल था। तीनों चीजें यहाँ पे काम, उनका यहाँ पे काम ही नहीं है। लेकिन अगर मैं हीलियम की बात करता हूँ, हीलियम के केस के अंदर अगर मैं लेट्स सपोज इसकी एनर्जी फाइंड कर लेता हूँ, यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ 2, यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ 1, और मैं एनर्जी निकाल लेता हूँ, जो एनर्जी यहाँ पे हीलियम एटम की आएगी एग्जैक्टली वही आयनाइजेशन एनर्जी की नहीं आती। ये केस तो हाइड्रोजन के लिए सेम आ गया, हीलियम के लिए सेम नहीं आएगा, लिथियम के लिए सेम नहीं आएगा, बेरिलियम के लिए सेम नहीं आएगा, और किसी भी एटम के लिए सेम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होती है, शील्डिंग इफेक्ट भी होता है, और इसके अलावा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हर दफा चेंज होता जाता है। और इन वजूहात की बुना पे एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी आपस में कुछ समवट चेंज होता रहता है। लेकिन फिर वही बात, हर एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल्स में होता है और उसकी एनर्जी अलग अलग होती है, और उस एनर्जी को हम इन द फॉर्म ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी मेजर करते हैं, और वही हमें बताता है कि एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का बेसिकली मतलब क्या है डेफिनेशन। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम, या इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from the isolated gaseous atom। मुझे आप लोगों से बातें बहुत ज़्यादा करनी है। आप ज़रा समझे, इस डेफिनेशन के अंदर कुछ अल्फाज हैं, मैं उनको पहले हाईलाइट करने जा रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये एनर्जी वो है जो चाहिए, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो प्रोसेस है इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप एनर्जी देंगे। दूसरी बात, अब इसके अंदर वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने लेना है आइसोलेटेड गैसियस एटम लेना है। आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, अगर मेरे पास 3 सैंपल है, एक सैंपल ये, लेट्स सपोज दूसरा सैंपल ये, लेट्स सपोज तीसरा सैंपल ये पड़ा हुआ। अगर मेरे पास ये सैंपल पड़े हुए हैं और इन सैंपल में क्या क्या है ज़रा वो भी देख लें, 1 बाय 1 देखते जाते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे एटम्स पड़े हुए हैं और यहाँ पे ये सारे के सारे आपस में इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी हैं, और ये सारे इस तरह पड़े हुए हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एटम का सीन ये है, और लेट्स सपोज यहाँ पे एटम्स का सीन कुछ ये है, यहाँ पे इस तरह का। आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा 3 चीज़ें हैं, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है। कौन सा सॉलिड को शो करेगा, कौन सा लिक्विड को शो करेगा, कौन सा गैस को शो करेगा? डेफिनेटली ये जहाँ पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं ये सॉलिड है, ये वाला लिक्विड होगा, और ये वाला क्या होगा? गैसियस होगा, या ये गैस होगा। मुझे आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर सिंगल एटम की बात करनी, यानी एक एटम के वैलेंस शेल से या एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए कितनी एनर्जी देंगे, वो उसकी होती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब मुझे एटम सिंगल चाहिए, सिंगल एटम के लिए बात करेंगे गैसियस की। इनके अंदर एटम सिंगल नहीं होते, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है और वो आपस में जुड़े भी होते हैं। सो गैसियस एटम की बात करनी है, वो यहाँ पे ही है।
इसके अंदर चूंकि एटम सिंगल सिंगल होते हैं, तो एक एटम के अंदर से आपने जब इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी आप उस एटम को देंगे उसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। मैं थोड़ी सी बातों को क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए मेरे पास एक एटम है, लेट्स सपोज ये उस एटम का न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट वाला शेल है, ये उसका सेकेंड शेल है, और ये उसका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल, मैं आपको ना वैलेंस शेल के भी बारे में आज सिखाता हूँ। पहले शेल में लेट्स सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तीसरे शेल में मेरे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये एटम किस चीज़ का है? दिस इज़ एन एटम ऑफ सोडियम। ये सोडियम का मेरे पास एक एटम है, ये सोडियम का एटम है, और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अब करेंगे क्या मैं ना पहले नंबर पे सीखें कि वैलेंस शेल क्या होता है। वैलेंस शेल क्या होता है? आपके पास फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आपने उसमें पुट करने हैं। उसके पहले शेल में कितने आएंगे? 2, तीसरे शेल में कितने आएंगे? 3, 5 हो जाएंगे। आप इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते जाएं, रखते जाएं किसी एटम के शेल्स के अंदर, तो जिस शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा वही वैलेंस शेल कहलाता है। वैलेंस शेल वो नहीं होता जो आखिरी शेल होता है, आखिरी शेल वैलेंस शेल नहीं कहलाता। एटम के अंदर तो कितने ही शेल होते हैं? बेइंतहा शेल्स होते हैं। अब वैलेंस शेल किसको कहना है? वैलेंस शेल ये नहीं कहना कि एटम में टोटल 10 शेल होते हैं, 10वां शेल वैलेंस शेल होता है, ये नहीं होता। एटम में वो शेल जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन चाहे आपको पहले शेल में ही आ जाए, चाहे दूसरे में आ जाए, चाहे 10वें में आए, चाहे चौथे में आए, वो आपका वैलेंस शेल कहलाता है। अब ये वैलेंस शेल है, इस वैलेंस शेल में से चलिए काम करते हैं। इस एटम को मैंने एनर्जी दी, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ से इसको दी एनर्जी। जब मैं इसको एनर्जी दूंगा तो मुझे बात बताएं, क्या ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है, या फिर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, या इनमें से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है? आसानी के साथ कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? वही इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ निकलेगा जो न्यूक्लियस से दूर होगा। देखिए न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा हुआ है। तो अब आप एनर्जी देंगे तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिसकी एनर्जी जो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। अब न्यूक्लियस से दूर का मतलब उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल सकता है? हम जानते हैं कि सबसे पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। निकल सकते हैं लेकिन पहले ये निकलेगा, उसके बाद बाकियों की बारी आती है, और तरतीब के साथ बाकी भी निकल सकते हैं। अगर आप लोगों ने किसी एटम के अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, उसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर 2 निकाले, उसको बोले दूसरा भी निकाल लिया, उसको बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर तीसरा भी निकाल लिया, उसको बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर चौथा भी निकाल लिया, फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, एंड सो ऑन। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मैंने इस सोडियम में क्या किया? मैंने इस सोडियम को एनर्जी दी है, मैंने इसको हीट अप किया, इसने बना दिया Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। डेल्टा H की वैल्यू दूंगा आयनाइजेशन एनर्जी की, इक्वल टू 496 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। चलिए मैं थोड़ी सी बातों को ऐड करता हूँ, एग्जांपल्स को चेंज करता हूँ। मेरे पास आज एग्जांपल है मैग्नीशियम की। अगर मैं मैग्नीशियम के अंदर इसको हीट करता हूँ तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा और ये आ जाएगा। इस केस में मैंने कितनी एनर्जी दी है? डेल्टा H आयनाइजेशन इज इक्वल टू 738 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी दूंगा तो मैग्नीशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अच्छा, अब मैं इस मैग्नीशियम की बजाय इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ। तो मैग्नीशियम आयन में से मैंने एनर्जी दी है, तो मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब +2 चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा। तो डेल्टा H आयनाइजेशन की वैल्यू आ जाएगी 1450 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी आ जाएगी यहाँ पे, 1450 किलो जूल। अब मैंने इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये बन जाएगा Mg+2 में से एक और इलेक्ट्रॉन जब निकालूंगा तो बन जाएगा Mg3++ इलेक्ट्रॉन आएगा। डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू आती है 7730 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी इसको आप देनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात और, ये मेरे पास होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब देखिए जरा समझे मेरी बात को। अब इस मैग्नीशियम के अंदर से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहां भी आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? एक निकाला। यहां भी कितने निकाले? एक निकाला। आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको 738 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी। अच्छा, होना तो ये चाहिए कि जब आप उसके बाद उस आयन में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। देखिए यहां मैंने अब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले। देखिए पहले मैंने एक निकाला, फिर मैंने एक निकाला। इस एक को निकालने के लिए 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी मैंने। इसको भी निकालने के लिए मुझे 738 ही देनी चाहिए, लेकिन मैंने डबल दे रहा हूं,
738 की बजाय मैं उसको डबल एनर्जी दे रहा हूं। अब ये डबल एनर्जी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अब मैं न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल रहा, मैं पॉजिटिव चार्ज में से निकाल रहा हूं। देखिए ना, अगर मैग्नीशियम की बात करें, ये मैग्नीशियम का एटम है। अब मैग्नीशियम के सेंटर के अंदर ना यहाँ 12 प्रोटॉन है, बाहर 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 12 प्रोटॉन ने 12 इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा हुआ है। आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 11। प्रोटॉन कितने हैं? 12। तो 12 प्रोटॉन का अब इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज्यादा हो जाएगा, तो खींच के अपने पास कर लेंगे। तो अब आपको जब इलेक्ट्रॉन दूसरा निकालना है तो उसके लिए पहले के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और आप मान लें आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, अब आपने उसको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो न्यूक्लियस का होल्ड अब अपने इलेक्ट्रॉन पे पहले के मुकाबले में और ज्यादा हो जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी और ज्यादा देंगे, सो डेफिनेटली आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब मैंने क्या करना है? मैंने ना आपको सिखाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्वेस्टिगेटेड बाय। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं दो मेथड के साथ, दो तरीकों से। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट। आप एक एलिमेंट लें, उसमें से ना आप एनर्जी दें उसको, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और दें दूसरा भी निकल जाएगा, और दें तीसरा भी निकल जाएगा। आप देते जाएं, अल्टीमेटली सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और आपके पास हर इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी आती जाएगी। और वो आयनाइजेशन एनर्जी को आप उसमें ग्राफ की फॉर्म में बनाएं और आपको ग्राफ एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन बताएगा कि उस एटम के पास कितने शेल हैं और उस शेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तरतीब में सारी बातें आपको समझ आ जाएगी। दूसरी बात, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये भी आपको मैंने क्लियर कर समझाना है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी समझाऊंगा और बातें भी समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ सेम एलिमेंट। बातों को समझे। मेरे पास एक लेट्स सपोज एलिमेंट है एक्स, कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, लिथियम हो सकता है, सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कोई भी है। आप इसको एनर्जी देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा ये, और मैं इसको बोलूंगा डेल्टा एच आयनाइजेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, चूंकि आपने ना एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, +1 चार्ज आएगा तो मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आप बात करें ना, मेरे पास है x प्लस, अब इसके ऊपर ना मैं कहता हूँ एक और आप इलेक्ट्रॉन निकाल लो, अब इस पे चार्ज आएगा +2। ये आयनाइजेशन एनर्जी है इसके पास, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। आप इसमें से ना जब तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालोगे तो चार्ज कितना आ जाएगा? +3। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? ये कौन सी है? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए कौन सी है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। कैसे पता चलेगा? आप उसके ऊपर चार्ज चेक करें, +1 है, +2 है, +3 है, या कौन सा है। एक काम और करते हैं, हमने यहां से एक बात सीखी है और वो बात यहां से भी मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप लोगों ने ना एक बात याद रखनी है और वो बात मैं यहां पे कहां पे लिखता हूं, उस बात को ना मैं इधर ही लिखने जा रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं, ले उस बात को साथ लेते जाएं। स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। आप हर दफा चाहे एक एक इलेक्ट्रॉन ही निकालते जा रहे हैं, लेकिन चार्ज भी तो बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी और ये इसका टॉपिक में काम आएगा। अच्छा, आप करते क्या? ये मैग्नीशियम का एटम है। आप मैग्नीशियम के एटम को ना मैंने ना एक काम करता हूँ, ये मेरे पास शेल नंबर 3 है, ये मेरे पास शेल नंबर 2 है, ये मेरे पास शेल नंबर 1 है। पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। न्यूक्लियस से पहले जो आएगा वो फौरन बाद जो आएगा वो पहला शेल, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। ये पहला, दूसरा, तीसरा। ये मेरे पास थर्ड शेल है, मतलब बाहर वाला, मतलब वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्यों कहा? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन इसी शेल में आ रहे हैं। ये वैलेंस शेल है, ये सेकंड शेल है, ये फर्स्ट शेल, और आपके सामने नजर आ रहा है। अब क्या करते हैं, आप ना मैं इसको एनर्जी दूंगा और मैं यहाँ पे log 10 की फॉर्म में आयनाइजेशन एनर्जी लिख रहा हूँ। log 10 लेने का बेसिकली मकसद क्या है कि अगर आपके पास वाइड रेंज ऑफ नंबर्स होते हैं तो log 10 जिसकी बेस 10 होती है, अगर आप उसके ऊपर वो अप्लाई करते हैं तो वो उसको कम्पैक्ट या फिर उसको सिंपल फॉर्म के अंदर एक यूनिफॉर्म स्केल के ऊपर ले आता है आपकी वैल्यूज को, आपके नंबर्स को। इसलिए log 10 आयनाइजेशन एनर्जी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अच्छा, अब मेरे पास ना मैग्नीशियम एटम है। मैग्नीशियम एटम में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाता हूं तो जो मुझे उसको एनर्जी देनी पड़ेगी वो ये होती है। अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवाऊंगा तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो मुझे अब पहले के मुकाबले में ज्यादा हो गई। ऊपर जा रहे हैं ना तो ज्यादा होती जा रही, ये ऊपर जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालता हूं तो अब मुझे यहाँ पे देखें, ये एनर्जी है लेट्स सपोज 5 है,
अब ये थोड़ी सी 10 हो गई है, लेकिन अब गैप चेक करें कितना बढ़ गया। इसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी इतनी। आप चेक करें, पहले एनर्जी इतनी दी, फिर इतनी दी, तो अब ये यहां से लेके यहां तक ये गैप आ चुका है। अब ये गैप शो करता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब एनर्जी इतनी ज़्यादा क्यों देनी पड़ेगी? उसके लिए समझे, आपने मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दूसरा भी निकाल दिया, उसके बाद उसके जो वैलेंस शेल बचेगा, उसके बाद उसका वैलेंस शेल हो जाएगा सेकंड शेल, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन उसमें आते हैं। उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग वो स्टेबल है। और स्टेबल चीज में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी पहले के मुकाबले में ज्यादा देनी पड़ती है। सो अब यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो चुकी थी, आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो आपको एक ह्यूज जंप लगाना पड़ेगा। तो हमने इतना जंप लगाया, आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाला, फिर चौथा भी निकालने की एनर्जी और बढ़ेगी, पांचवा निकालने के लिए और बढ़ेगी, छठा निकालने के लिए और, एंड सो ऑन 10वें इलेक्ट्रॉन तक आपकी एनर्जी कंटिन्यूसली इंक्रीज करती जाएगी। आपने 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के निकाल दिए, फिर आपने 8 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले भी निकाल दिए। उससे अंदर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और वो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप इससे ज्यादा, फिर यहां से लेके ना, यहां से लेके यहां तक आपको अगेन एक जंप फील होगा, और उस जंप का मतलब ये है कि आपके पास ना एक ह्यूज जंप दोबारा आ जाएगा। और ये इस बात की इंडिकेशन है कि आप नए शेल में एंटर हो चुके हैं, आप नए शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं। आपके टोटल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कितने गैप आए, कितने जंप आए हैं? 2 जंप आए। एक जंप यहाँ पे, और इसको मैं कहूंगा ये फर्स्ट जंप है, ये फर्स्ट जंप आ जाएगा। और यहाँ पे ये वाला जंप कौन सा होगा? ये है सेकंड जंप, सेकंड जंप। अच्छा, आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी के ग्राफ में जितने जंप आते हैं आपने उसमें एक ऐड कर देना है। जंप कितने हैं? 2, एक और ऐड कर दे, कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब इस एटम के पास 3 शेल हैं। इस एटम के पास कितने शेल हैं? 3। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। और ये इस बात का मतलब है इस केस के अंदर। इसी तरह मैं फिर बताता हूं, अगर किसी एटम के लिए आपने इस तरह आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ बना लिया, और उस ग्राफ के अंदर आपने क्या देखना है, अगर उसमें जंप आए हैं 4 तो उसके शेल कितने होंगे? 5, एक आपने ऐड करना है। अगर किसी एटम के अंदर इसी तरह का जंप जो है 3 आ रहे हैं तो उसका मतलब एटम के शेल कितने हैं? 4 होंगे। सो जंप से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस एटम के पास कितने शेल हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स किस किस शेल में होते हैं। सो आयनाइजेशन एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती जा रही है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर से ना कुछ एलिमेंट्स को शो करके दिखाया हुआ है। अब बातों को जरा समझें। ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, फ्रेंसियम, सो ऑन। अब यहाँ पे लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन। अच्छा जरा देखें, आपको ना एक बात नजर आ रही है इन डायग्राम्स को जरा शो करवाने के लिए मैंने क्या शो करवाया? मैंने ये शो करवाया, हम जैसे ही टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। आप देखें, पहले पीरियड वाले के पास 1 शेल होगा, दूसरे वाले के पास 2 शेल हैं, तीसरे वाले के पास 3 शेल हैं, चौथे वाले के पास 4, पांचवे वाले के पास 5। टॉप टू बॉटम आएंगे तो शेल बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है। अब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। अब कुछ बातें जो मुझे यहाँ से नजर आ रही हैं वो सारी बातें मैं यहाँ पहले लिखूंगा और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इन सारी बातों का बेसिकली मकसद क्या है और मैं किस एंगल में आपको समझाना चाहता हूँ। समझे जरा बातों को। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, पहले हम बात कर लेते हैं इन ग्रुप। पहले आप ग्रुप के बारे में बात कर लें, और ग्रुप के बारे में मुझे बात जो करनी है वो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। ग्रुप के अंदर चूंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है ना, तो सबसे पहले मुझे लिखना होगा साइज इंक्रीज करता है टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर। दूसरी बात, शेल भी इंक्रीज करते हैं, सो नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज कर जाते हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इसके अंदर चूंकि शेल इंक्रीज करते हैं तो उसका शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, सो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर जाता है। और एक और बात, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो प्रोटॉन नंबर भी बढ़ता है, सो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रोटॉन नंबर भी बढ़ेगा, प्रोटॉन नंबर भी इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा। ये सारी बातें होगी ग्रुप के बारे में। अब मुझे बात लिखनी है पीरियड्स के बारे में। इन पीरियड्स
के बारे में ज़रा सुनते जाएं। मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर क्या होता है। पीरियड के अंदर पहली बात, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, साइज डिक्रीज करेगा। दूसरा, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं, सो नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तीसरी बात, शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट रहता है, जो कि प्रोटॉन शेल बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जब शेल कांस्टेंट है तो शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चौथी बात, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। इन सारी बातों को जोड़ने लगे हैं। जोड़ने से पहले आप लोग ज़रा समझ लें एक बात को। वो बात ये है, आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द एटम, नंबर ऑफ शेल्स, शील्डिंग इफेक्ट। इन सारी बातों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने का मतलब क्या है, हम जानते हैं, आप ज़रा इन सारी बातों में से एक बात ज़रा समझ लें, वो मेजर बात है, आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन एटम। आप साइज से सारी बातें बता सकते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पे साइज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अगर साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। टॉप टू बॉटम साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। सो मुझे बात यहाँ पे क्या लिखनी है मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करें तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और अगर मैं बात यहाँ पे करूँ तो मैं लिखूँगा लेफ्ट टू राइट इन पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ये बातें तो हो गई ना थ्योरेटिकल। अब तो समझने वाली तरफ चलते हैं। वो क्या है, अगर मेरे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, एंड सो ऑन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस यहाँ पे इतना है, यहाँ पे न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस यहाँ पे है, इसका डिस्टेंस इतना है, इसका डिस्टेंस यहाँ पे कितना, ये भी है, इसका डिस्टेंस यहाँ पे ये है, इसका डिस्टेंस यहाँ पे ये है। अब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज्यादा उस वक्त होगा जब वो करीब होगा। तो सबसे ज्यादा करीब कहाँ पे है, यहाँ पे। तो न्यूक्लियस का होल्ड सबसे ज्यादा यहाँ पे है। आप इस एटम को एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, चूंकि न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बहुत ज्यादा है। इस एटम के अंदर चूंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है, सो आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। एक बात और, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों करता है। देखें, एक और एक कितने होते हैं, डेफिनेटली 2 होते हैं, लेकिन इस केस में एक और एक 11 होते हैं। मतलब आपके पास लिथियम के अंदर अगर प्रोटॉन पहले 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 है। बेरिलियम में प्रोटॉन अगर 4 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 4। इलेक्ट्रॉन चूंकि शेल के अंदर डिफ्यूज फॉर्म में होते हैं, तो जो और प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठे होते हैं, तो प्रोटॉन जब एक बढ़ता है तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले के मुकाबले में बहुत बढ़ जाता है। सो कहना क्या चाहता हूँ, कहना यह चाहता हूं कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर जब बढ़ता है तो वो मल्टीप्लाई वाला सीन बनता है। उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वो प्रोटॉन अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले के मुकाबले में ज्यादा फोर्स लगाते हैं, खींच के अपने पास कर लेते हैं, और एटॉमिक साइज डिक्रीज कर जाता है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बढ़ जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा। चलें इस केस में एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ये है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ये है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और न्यूक्लियस से लेकर डिस्टेंस यहाँ पे है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे, ये क्लास है पूरी की पूरी, और इस क्लास के अंदर फर्ज करें मेरे पास ना 10 लाइनें बैठी हुई हैं, बच्चों की 10 लाइनें मैंने बना दी। अब सारे बच्चे खड़े हो गए हैं और पहली लाइन में बच्चे हैं 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5 एंड सो ऑन, सारे बच्चे बैठे। मैं इसी आवाज़ के साथ बोलता हूँ और समझा रहा हूँ सारे बच्चों को। सबसे ज़्यादा आवाज़ किस बच्चे को जाएगी, जो सबसे पास होगा। सबसे कम आवाज़ किस बच्चे को जाएगी, जो सबसे लास्ट पे होगा।
क्यों ऐसा होता है? मेरी आवाज़ सबसे पहले पहली लाइन वाले बच्चों से टकराएगी, जो बच जाएगी वो आगे वाली लाइन में जाएगी, उनसे टकराती है, जो बच जाती है वो आगे जाती है, उनसे टकराती है, जो बच जाती है वो आगे जाती है। सेम केस यहाँ भी होता है। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रास्ते में रुकती जाती है, एक तो इंटरवेनिंग शेल की वजह से और दूसरा अंदर वाले मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम होती जाती है जूं जूं उस वो दूर जाता है, तो फिर आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। ये सारी बातें हैं और इसी को समझा रहा हूँ और सारी बातें इसी के बारे में है। अब हम बात क्या करने जा रहे हैं? अब हम बात करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आयनाइजेशन एनर्जी को मैं अब समझाऊंगा एटॉमिक नंबर के साथ। मैं आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन तरतीब के साथ उनकी आयनाइजेशन एनर्जी समझाने जा रहा हूँ। हम जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट पीरियड के अंदर इंक्रीज करती है, ग्रुप के अंदर डिक्रीज करती है। रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको समझा दिया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे चलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें कुछ बातें बोल के बता रही है। पहली बात, ये एटॉमिक नंबर है, ये आयनाइजेशन एनर्जी है। हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेट्स सपोज कि वो यहाँ पे है, यहाँ पे है। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे है, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे आता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम लेट्स सपोज यहाँ पे आता है, उसके पास पहला शेल है और ये दूसरा, सॉरी पहला शेल ही होता है, ये हीलियम का आइटम है और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हम जानते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इसकी कम है और उसकी ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी की बात करते हैं। लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, बेरिलियम की ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी और ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी और ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी और ज़्यादा और इसकी और ज़्यादा। सो आपको लग रहा है कि ये आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ग्राफ ऊपर की तरफ जाने का मकसद है कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ भी आप देखें कि मेरे पास लेट्स सपोज सोडियम के बाद लेट्स सपोज मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और साथ में आगे सिलिकॉन है, सल्फर है, फास्फोरस, क्लोरीन, तो सबके साथ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है। सिमिलरली मेरा पूरे का पूरा ग्राफ यूं बनेगा। आप जरा एक बात और पे गौर करें मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला मेरे पास है पीरियड नंबर 1। ये है मेरे पास पीरियड नंबर 1, ये पहला पीरियड है। और यहाँ से लेके ज़रा समझे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे पास है लेट्स सपोज के पीरियड नंबर 2, ये है पीरियड नंबर 2। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरे पास बात कर रहा हूँ पीरियड नंबर 3 की, पीरियड नंबर 3 है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है और ऊपर की तरफ जा रही है, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, बात समझते हैं, एक और ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है। ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है। आप चेक करें, अगर लिथियम की एनर्जी ये है और उसी हिसाब से सोडियम की एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी, उसी हिसाब से पोटाशियम की एनर्जी यहाँ पे आ जाएगी। और हम जानते हैं कि एनर्जी इनकी कम होती जा रही है। लिथियम की एनर्जी ज़्यादा है, सोडियम की एनर्जी कम है, पोटाशियम की एनर्जी और कम है। सो आप ना यहाँ पे बातों को गौर करें, आप गौर करें तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे इनमें क्या रिलेशनशिप बनता जा रहा है। आपको समझ आ जाएगा कि इनमें रिलेशनशिप क्या बनता जा रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही, ग्रुप में कम होती है, पीरियड में बढ़ती है। एक बात और समझते जाते हैं, हम जानते हैं कि लिथियम की एनर्जी कम है, आयनाइजेशन एनर्जी, बेरिलियम की ज़्यादा है, बोरान की और ज़्यादा, कार्बन की और ज़्यादा, नाइट्रोजन की और ज़्यादा, ऑक्सीजन की और ज़्यादा। लेकिन हमारे पास ये ग्राफ हमें कुछ बताता है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर बताता है, एबनॉर्मल ट्रेंड बता रहा है। क्या बता रहा है? देखिए, लिथियम की एनर्जी कम, बेरिलियम की एनर्जी ज़्यादा, बोरान की एनर्जी बेरिलियम से भी कम हो गई। होना ये चाहिए कि लिथियम की एनर्जी कम है, बेरिलियम की ज़्यादा, बोरान की और ज़्यादा, कार्बन की और ज़्यादा, नाइट्रोजन की ज़्यादा और ऑक्सीजन की उससे भी ज़्यादा। लेकिन एबनॉर्मल ट्रेंड कहाँ पे नज़र आ रहा है? हमें एबनॉर्मल ट्रेंड नज़र आ रहा है, एक तो वो नज़र आ रहा है बोरान के केस में और एक नज़र आ रहा है ऑक्सीजन के केस में। सेम आप चेक करें, यहाँ पे एल्यूमिनियम में नज़र आएगा और सल्फर में नज़र आएगा। और आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि ये कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। तो ये सारे के सारे ग्रुप नंबर 6 के मेंबर हैं, ये ग्रुप नंबर 3 के मेंबर हैं। हम जानते हैं ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 6 के जो मेंबर्स हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते जा रहे हैं। उनका मतलब उस तरह से नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक काम और करते हैं आप जरा समझो, मेरे पास ना ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 6 के मेंबर्स को जरा देखें और उसी तरह आप ना लिख लें ग्रुप नंबर मेरे पास है लेट्स सपोज 2 और ग्रुप नंबर 5। और इनका एबनॉर्मल बिहेवियर किसके मुकाबले में है? ग्रुप नंबर 2 है और ग्रुप नंबर 5 के मुकाबले में। अब जरा इन बातों को समझते जाएं। वो ये है, ग्रुप नंबर 2 है,
ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? वो बनती है S2 एंड PX और PY और बनती है PZ, और ये यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है, ये बनती है ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की। ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स की बनती है S2 PX PY एंड PZ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन। ये बनती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर 5 के एलिमेंट्स की, और ये बनती है ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स की। अब ग्रुप नंबर थर्ड ग्रुप के अंदर ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है लाइक S2 और PX बनेगा, PY आएगा, PZ आएगा, यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 0, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, 3 आते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? 6 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन बनती है लाइक दिस S2 PX PY और PZ, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक, यहाँ भी एक। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, अब करते क्या है, ये ना अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक लाइन याद कर ले, दैट सबशेल इज मोर स्टेबल विच इज कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड। वो सबशेल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जो कंप्लीटली फिल होता है या फिर हाफ फिल होता है। अच्छा, अब ये कंप्लीटली फिल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीटली फिल है, इनमें एक है तो ये हाफ फिल्ड है, तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी बात करें, ये एम्प्टी है और ये कंप्लीटली फिल है, तो ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और ये P है, P में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 होते हैं ना, तो ये हाफ फिल्ड होता, तो ये अनस्टेबल हो जाता। लेकिन अब ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन को बड़ी जल्दी निकालेगा ताकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करे। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है उससे कम हो जाती है, क्योंकि ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना चाहता है। अब इसकी बात करें अगर थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स की, तो ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लूज कर देगा ताकि उसके बाद ये सारे एम्प्टी हो जाएं और ये वाला कंप्लीटली फिल हो जाए और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए। सो हम बात यूँ करते हैं, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 6 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम शो करते हैं। वो बड़ी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर ले। यहाँ पे पूरे पीरियोडिक टेबल में ये ट्रेंड चलता है। इस बात को अगर मैं थोड़ा सा और देखूँ तो मुझे यूँ लगता है कि लिथियम की, मैं ना जनरलाइज बात कर देता हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं, 1A के जो एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट्स। सेकंड ए, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है किसके मुकाबले में? ग्रुप नंबर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर थर्ड ए के एलिमेंट्स से। इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 4A के एलिमेंट से, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है ग्रुप नंबर 5A के एलिमेंट से, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है ग्रुप नंबर 6A के एलिमेंट से, और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट से, और इनकी कम है ग्रुप नंबर 8A के एलिमेंट से। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड जो हमारे पीरियड में चलता है। सो आपको एबनॉर्मल ट्रेंड कहाँ पे नज़र आएगा? आपको ट्रेंड एबनॉर्मल नज़र आएगा इस केस के अंदर, यहाँ पे आपको नज़र आएगा, यहाँ पे इस केस में यहाँ पे नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको इसका एबनॉर्मल ट्रेंड नज़र आएगा लाइक दिस ए। यहाँ पे ग्रुप नंबर 3A के एलिमेंट्स और ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट्स एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। इनको चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक मतलब आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से इनको चाहिए कि बोरान की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कम है। क्यों कम है, मैंने सारी बात एक्सप्लेन कर दी है। अब बात करते हैं आपकी किताब पे जो क्विक चेक लिखा हुआ है 2.2, उसकी बात करते हैं। क्विक चेक 2.2 उसने लिखा हुआ है राइट द इक्वेशन लिख के दिखाओ। किसकी लिखनी है? कैल्शियम की। आपने यहाँ +1 चार्ज है ना, इसका मतलब ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। यहाँ +3 चार्ज है, इसका मतलब ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। यहाँ +2 चार्ज है, मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे +5 है, इसका मतलब फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी। यही आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या था? राइट द इक्वेशन फॉर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम एंड फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर।
तो मैंने ना क्या किया, इसमें से ना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बन गई। इसकी थर्ड बनानी थी ना, तो +2 से स्टार्ट करेंगे +3 पे जाएंगे। इसकी सेकंड बनानी है, +1 से स्टार्ट करेंगे +2 पे जाएगा। इसकी फिफ्थ बनानी है ना, तो +4 से आपने +5 पे जाना है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाना है। इन सब की आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने साथ ऐड कर दी हैं, वो भी आप लोग सारे देख लीजिएगा। अच्छा, अब सबसे ज़रा इंपॉर्टेंट बात, हम किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी को वैल्यू को देखने से बता सकते हैं कि वो एटम आपका मेटल है, नॉन मेटल है, और कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, नोबल गैस है या फिर वो क्या है, हम सारा कुछ बता सकते हैं। ये मेरे पास ना एक एलिमेंट है, उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी है, सेकंड भी है, तो हमने आज बताना है कि ये एलिमेंट कौन सा है। आइए गैस लगाते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, 1000 से भी ऊपर, बहुत ज़्यादा, 2000 है, 2000 से भी ऊपर चलेगी। और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी 5000 समथिंग जा रही है। इसका मतलब पहली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उससे भी ज़्यादा है, इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करने वाला बड़ी आसानी के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि ये नोबल गैस है। नोबल गैसेस आमतौर पे रिएक्ट नहीं करती, नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसका मतलब है वेरी हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड वेरी हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, बोथ दीज वैल्यूज इंडिकेट दैट दिस इज ए नोबल गैस। सो अब यहाँ पे क्या है, दिस इज ए नोबल गैस, नोबल गैस, ये एक नोबल गैस है, ये एक नोबल गैस है। अब मेरे पास सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट के अंदर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी राउंड पर बड़ी आसान, बड़ी मतलब मिनिमम सी लग रही है, ये लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है। और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 7000, पहली 500 पे है, दूसरी 7000 पे, ह्यूज गैप है, बहुत ज़्यादा जंप लगाया। इसका मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। और ये फिर इसका मतलब है एलिमेंट ऐसा होगा जो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकता है। इसका मतलब ये मेटल है, और मेटल इलेक्ट्रॉन को जल्दी आसानी से लूज कर देते हैं। अब मेटल भी कौन सा, अल्कली मेटल का अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप नंबर फर्स्ट ए का एलिमेंट है, अल्कली मेटल है। सो मैं लिख देता हूँ, ये कोई अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल है, और ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं, पहली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ना हाई है, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी मॉडरेटली हाई है। इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा। इसका मतलब है कि ऐसा एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। इसका मतलब सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ना एक बाइनरी कंपाउंड है, मतलब एलिमेंट है, ये मेटल है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ये ऐसा मेटल है जो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। फोर्थ एलिमेंट की बात करें, पहली आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई है, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी हाई है। इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू शो करती हैं कि ये आपके पास ऐसा एलिमेंट होगा जो नॉन मेटल होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। नॉन मेटल्स हैं, लूज कर देगा, रिएक्टिव हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूज हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी सेकेंड भी। इसका मतलब है दिस इज ए रिएक्टिव नॉन मेटल, रिएक्टिव नॉन मेटल। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी हमें बता सकती है कि आपके पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलाइड है, कौन सा है, आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सारा कुछ बता सकती है। हमारा ये टॉपिक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इस लेक्चर को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ ताकि आपके पास नई नई और अच्छी वीडियोस आती रहें और आपके पास क्लास 11 का नया सिलेबस तरतीब के साथ आता रहे। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।